गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का हम लोगों ने पढ़ा है। सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में सिस्टम देन इसके बाद हमने आपके जो सिलेबस है सिलेबस के अकॉर्डिंग दो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन थे। एक है आपका बेंथम होकर का क्लासिफिकेशन और एक है आपका एंगुलर ब्रेकिंग की क्लासिफिकेशन, जिसमें से बेंथम और होकर की क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को सबसे पहले होकर की क्लासिफिकेशन समझ आया। इट्स जस्ट दैट कि आपको याद ही करना है। ठीक है, मैं इसको सिर्फ एक पॉइंट वाइज समझा सकती हूं जिससे कि यू हैव टू लर्न इट प्रॉपर्ली, कि आप याद कर सके। अगर थोड़ा समझ आ जाएगा तो आपको याद हो जाएगा, बाकी वो करना था। ठीक है, इसके बाद आज कुछ मैरिज और डीमैरिज है बेंथम करके, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जरूरी भी है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मैरिज की। मैरिज और बेंथम ठीक है, मैरिज ऑफ बेंथम क्लासिफिकेशन। मैरिज में कई सारी है, जैसे कि सबसे पहले बात करें, मैंने आपको बताया था कि जो ये बेंथम का क्लासिफिकेशन है ये डी कैंडोले की क्लासिफिकेशन का एक एक्सपांड वर्जन है, मैं ये कह सकती हूँ। इससे पहले डी कैंडोले ने अपना दिया था, तो ये डी कैंडोले का एक एक्सपांड वर्जन है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि डी कैंडोले से एक्सपांड कैसे है कि डी कैंडोले ने जिम्नोस्पर्म जो था, जिम्नोस्पर्म जो ग्रुप है उसको डाइकॉट के अंदर ही प्लेस किया। ठीक है ना, he placed the group in gymnosperm in the diploid, जबकि बेंथम और हुकर ने जिम्नोस्पर्म को एक अलग ग्रुप बनाया था। सो जिम्नोस्पर्म और डिफरेंट, ये डिफरेंट ग्रुप। ठीक है, जिम्नोस्पर्म को इन्होंने अलग बनाया। दूसरा, इन्होंने मोनोकॉट को डाइकॉट के बाद रखा। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, मोनोकॉट को डाइकॉट के बाद रखा था। तो हम इसे कह सकते हैं कि प्लेस्ड मोनोकॉट आफ्टर डाइकॉट। तो एक एडवांस्ड वर्जन इन्होंने दिखाया। ठीक है, इन्होंने एक एडवांस वर्जन दिखाया, तो ये इन्होंने कि मोनोकॉट क्या है, डाइकॉट से एडवांस हो गई, तो इन्होंने मोनोकॉट को डाइकॉट के बाद रखा। तीसरा जो हम कह सकते हैं इनसे, तीसरा ये था कि जितनी बड़ा इतना बड़ा प्लांट का ग्रुप है, इतनी बड़ी प्लांट की क्लासिफिकेशन है, तो उन सब में इन्होंने क्या किया था, इतने सारे प्लांट्स को ऑर्डर, सब ऑर्डर, फिर सीरीज और इन सब में मतलब एक प्रॉपर डिवीजन इन्होंने बनाया था। ठीक है ना, बहुत सारे प्लांट्स को प्रॉपर्ली क्लासिफाइड किया था, बड़े-बड़े ग्रुप्स को, उनके ग्रुप में सब ऑर्डर, सब ऑर्डर क्लास, सब क्लास, सीरीज इनमें डिवाइड किया था। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं प्रॉपर्ली classified each and every species। ठीक है, हर स्पीशीज को क्या किया गया है, प्रॉपर्ली क्लासिफाइड किया। ठीक, और हम इसको क्या कह सकते हैं, और उन्होंने क्या किया था, हाँ एक पॉइंट उन्होंने क्या किया था कि जो डाइकॉट है, आप चाहे देख सकते हैं आप लोग में सीरीज जो है डाइकॉट की, तो वो इससे उन्होंने जो शुरू करी थी, किससे शुरू करी थी, रेने से शुरू करी थी। आप लोगों ने जाकर उनकी फैमिली बनाई होगी तो आपको पता चला होगा कि डाइकॉट जो है कहां से शुरू हुआ है, रेने से शुरू हुआ। ठीक है, तो डाइकॉट को उन्होंने किससे शुरू किया था, मैं कह सकती हूँ प्रिमिटिव। डाइकॉट में जो प्रिमिटिव ग्रुप इन्होंने रखा है, प्रिमिटिव फैमिली में, प्रिमिटिव फैमिली जो मैंने रखी है वो क्या है, रेनियल्स। ठीक है, प्रिमिटिव क्या है, इन्होंने क्या बनाया है, भाषा में रेनियल्स को बनाया है, which is ना एडवांस कैरेक्टर, मतलब एक अच्छा कैरेक्टर है, रेनियल्स क्या है, प्रिमिटिव। ठीक है, तो मेन तो ये चार पॉइंट्स हैं। मेन तो ये चार पॉइंट है। एक पॉइंट और हम इसे कह सकते हैं, एक पॉइंट और इसमें हम ऐड कर सकते हैं क्या, कि जो गेमोफिटेली है, जो गेमोफिटेली है उसको कहां रखा है,
पॉलीपेटाइली के बाद में अभी पहले पॉलीपेटाइली था, देन क्या है गेमोपेटाइली है। आपने कल क्लासिफिकेशन बनाया था, पहले पॉलीपेटाइली है देन गेमोपेटाइली है। तो ये माना गया है कि फ्यूज्ड पेटल्स इज एन एडवांस्ड कैरेक्टर ऑफ एन सेपरेटेड पेटल। ठीक है, तो एक ये कैरेक्टर हम बोल सकते हैं कि क्लासिफाई गेमोपेटाइली आफ्टर पॉलीपेटाइली इज एन एडवांस्ड कैरेक्टर। ठीक है, क्लासिफाइड गेमोपेटाइली आफ्टर पॉलीपेटाइली इज एन एडवांस्ड कैरेक्टर, ये एडवांस कैरेक्टर। इसके बाद जो है ये एक नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। इस क्लासिफिकेशन से मोबेलियन को इलेक्शन दिए गए हैं, ये क्लासिफिकेशन से वर्क करना इजी है। तो वो सारे वो पॉइंट्स है जो ऐड कर सकते हैं। बाकी ये 5 पॉइंट्स जो अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन हम निकाल के रख सकते हैं कि हां ये जो क्लासिफिकेशन हमारे सामने है, इस क्लासिफिकेशन में हमें ये 5 पॉइंट ऐसे लग रहे हैं जो क्या है सही है, तो इनको हम कह सकते हैं। क्लियर? तो ये 5 पॉइंट्स इसके मेन इंपॉर्टेंट है। बाकी तो इसमें जो दिया है आप लोग पढ़ सकते हैं एक बार। Classify gametophyte after polyphyte is an advanced character. अब बात करते हैं डीमेरिट्स। किसी सब चीज की अच्छाई भी होती है तो बुराई भी होती है। डीमेरिट्स क्या होगी? तो कल ही मैंने ये सबसे बड़ी डीमेरिट्स की बताई थी। पहली क्या थी कि क्लासिफाई जिम्नोस्पर्म आफ्टर डाइकोट। ठीक है, या मैं ऐसे लिख सकती हूँ क्लासिफाई जिम्नोस्पर्म बिटवीन डाइकोट एंड मोनोकोट। कुछ भी आपको दोनों में से कुछ भी मिल सकता है। क्लासिफाई जिम्नोस्पर्म आफ्टर डाइकोट और क्लासिफाई जिम्नोस्पर्म बिटवीन डाइकोट एंड मोनोकोट। पहली चीज। दूसरा पॉइंट जो इसमें कह सकते हैं हम, इन्होंने क्या किया था कि केवल एक कैरेक्टर को पकड़कर या कुछ, क्योंकि ये कैसा क्लासिफिकेशन था, नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन था। मैंने आपको तीनों सिस्टम क्लासिफिकेशन पहले ही बता दिया था क्या क्या होते हैं, नेचुरल, आर्टिफिशियल, फाइलोजेनेटिक। ठीक है, तो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में मैंने आपको बताया था, कि नेचुरल सिस्टम में क्या करते हैं कि हम प्लांट का बाहरी कैरेक्टर, फिजिकल कैरेक्टर देखते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम उसको क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। तो सेम मैंने मैंने ऊपर में किया था कि उन्होंने क्लास के क्या देखे थे, कुछ एक या मान लो 5 कैरेक्टर उन्होंने देखा कि भाई क्लास के सेम है, तो उन्होंने उसके अकॉर्डिंगली क्लासिफिकेशन दिया था। बट क्या था कि भाई अब जरूरी नहीं है ना, फाइलोजेनेटिक्स की कोई चीज होती है, तो उन्होंने फाइलोजेनेटिक को नहीं देखा था। तो इस वजह से क्या हुआ था कि कई ऐसे प्लांट्स थे जो बहुत क्लोजली रिलेटेड होते हुए भी क्या हो गए थे, काफी दूर इन्होंने प्लेस्ड कर दिए थे। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कल आपको डेफिनेट्स पढ़ाया था डेफिनेट्स, तो डेफिनेट्स की वैरायटी होती है वो डाइकोट की वैरायटी डेफिनेट्स से बड़ी क्लोज है। ठीक है ना, लेकिन इस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली उनको बहुत दूर प्लेस कर दिया गया था। तो एक ये इसका डीमेरिट था कि क्लासिफाई क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज वेरी फार। आप लोग इसे अपने हिसाब से बुक में देख लेना, मैं सिर्फ आप लोगों के पॉइंट्स दिखाने के हिसाब से मैं कर लेती हूं। ठीक है, तो क्लासिफाई क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज वेरी फार। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या हम इसमें लिख सकते हैं
तीसरा पॉइंट है कि ऑर्किडेसी। ऑर्किडेसी क्या है? एक फैमिली है ऑर्किडेसी, और ऑर्किडेसी इज एन एडवांस्ड फैमिली। ठीक है, ऑर्किडेसी क्या है? एक एडवांस्ड फैमिली है, लेकिन इन्होंने कब प्लेस किया था? बट दे कंसीडर, इन्होंने इसको कैसे कंसीडर किया है? बट दे कंसीडर प्रिमिटिव फैमिली। उन्होंने इसको एक प्रिमिटिव फैमिली कंसीडर किया है। ठीक है, ऑर्किडेसी इज एन एडवांस्ड फैमिली बट दे कंसीडर ए प्रिमिटिव फैमिली। उन्होंने इसको क्या कंसीडर किया? प्रिमिटिव फैमिली उन्होंने कंसीडर किया। ठीक है, हाँ एक तो ये और एक काम मैंने कल ही बताया था आप लोगों को, फॉर्मेशन ऑफ मोनोक्लेमाइडी। फॉर्मेशन ऑफ मोनोक्लेमाइडी क्लास। मोनोक्लेमाइडी क्लास मैंने आपको बताया था, मोनोक्लेमाइडी कैसी है? एक आर्टिफिशियल क्लास है। इसके अंदर क्या पैटर्न ही एब्सेंट हुई है ना, तो ये क्या है? आर्टिफिशियल क्लास है, एक आर्टिफिशियल ग्रुप है, लेकिन ठीक है मैंने इसको बनाया था क्योंकि इसको इस क्लास को बनाने की कोई जरूरत नहीं थी। तो फॉर्मेशन ऑफ मोनोक्लेमाइडी क्लास हम कह सकते हैं क्या है? ये डिवैरिएबल। सिर्फ ऑर्डर्स का भी याद करना है, फैमिलीज भी याद करनी है। नहीं ठीक है, ऑर्डर्स मैं वही चीज आपको बोल रही हूँ, उतना याद रखना जितना हो जाए। ठीक है ना, बहुत बड़ी है तो उतना याद रखना जितना हो जाए, ज्यादा मत भूलना, ठीक में पता चला ऊपर का फिर भूल हो जाए। ऑर्डर्स वही मैंने बोला कि इतना देखो, अब मैं तेरे को फैमिली याद आ रहा है, एक फैमिली ना हो और तुझे फैमिली याद हो जा रही है, अच्छी बात है, तो हो सकता है, पर मैंने वही एक चीज हमेशा बोलती हूँ, उतना याद रखो जितना हो जाए। सिर्फ सीधा डिस्क्राइब करना, मैंने क्लासिफिकेशन विद देयर मैरिज सीधा और कुछ नहीं, मतलब एक दो लोग फैमिली जाते हैं। ठीक है, तो वही चीज मैं हमेशा बोलती हूँ, चाहे आप अभी पढ़ रहे हो और चाहे आप आगे पढ़ो अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, उतना पढ़ो जितना हो जाए, लेकिन अच्छे से पढ़ो। ठीक है ना, वो हमेशा याद रखना। मेरे ख्याल से इसकी 4 चलिए 5 पढ़ लेते हैं, बाकी तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं तो खास इसकी लगेगी। चलिए ये देख लेते हैं 5th पॉइंट में, पॉलीपेटेली पहले फ्यूज आगे इसकी गई है, आफ्टर द गैमेपेटेली से पहले पॉलीपेटेली फ्यूज की प्लेस की गई है। तो पॉलीपेटेली में मतलब दोनों का इन्होंने प्लेस करने का सिस्टम ही अलग कर दिया, मतलब या तो एक रखते हैं या अलग रखते हैं। पॉलीपेटेली में तो इंफीरियर होगी, इंफीरियर होगी प्लेस्ड आफ्टरवर्ड्स, यानी कि सबसे बाद में प्लेस की गई है। ठीक है, यानी कि सुपीरियर ओवरी के बाद प्लेस की गई है इन पॉलीपेटेली, जबकि गैमेपेटेली में इस तरह लिखो, या फिर इसको अगर आप लिख भी रहे हो तो इन पॉलीपेटेली प्लेस्ड इंफीरियर ओवरी आफ्टर सुपीरियर ओवरी। ठीक है, जबकि गैमेपेटेली में प्लेस्ड सुपीरियर ओवरी आफ्टर इंफीरियर ओवरी, यानी कि यहाँ तो इंफीरियर ओवरी बाद में प्लेस की गई है और यहाँ पर पहले प्लेस की गई है। ठीक है, गैमेपेटेली में तो दोनों में प्लेस करने का उनका तरीका था, वही उन्होंने रख दिया। तो एक रखते हैं सुपीरियर ओवरी पहले इंफीरियर ओवरी बाद में, या इंफीरियर ओवरी पहले सुपीरियर ओवरी बाद में, दोनों में
डीमेरिट थी, बाकी में की 5 डीमेरिट है और जो आपके में दी हुई है काम की नहीं है। एक ही चीज को बार-बार ये घुमा घुमा के कहा गया है। सेकंड और थर्ड पॉइंट जैसे सब क्लास मोनोक्लेमाइड इज क्वाइट आर्टिफिशियल, प्लेसिंग ऑफ मोनोक्लेमाइड आफ्टर गेमेटोटेरी डज नॉट सूट टू नेचुरल। ठीक है ना, एक ही पॉइंट को चर्चा वाले घुमा के कहा गया है। ऐसे ही ये 9th और 10th पॉइंट सेम है। फैमिलीज लाइक DGSE and MRELDSE were separated on the basis of OV, though their other characters show that they are closely related. 10th में भी वही चीज की गई है। In this system, few closely related species were separated and placed in different orders. ठीक है ना, तो एक ही चीज को बार-बार कहा गया है, तो जरूरी नहीं है हम करें। चलो ठीक है, तो ये है कुछ वैंडमोनिकर के वैंडमोनिकर का क्लासिफिकेशन। अब हम आगे बढ़ते हैं आज एंगुलर पेंटिंग का क्लासिफिकेशन। इनका पूरा नाम एडोल्फ एंगलर ठीक है, इनका पूरा नाम एडोल्फ एंगलर एंड कार्ल ए.ई. फ्रेंकल। दोनों ने जो बुक लिखी है डाई नेचुरल पीक क्लेंजिंग, डाई नेचुरल पीक क्लेंजिंग, दोनों का बॉटनिकल गार्डन, पहले बॉटनिकल गार्डन रहेगा क्यों बॉटनिकल गार्डन इंग्लैंड। ठीक है ना, और इनका क्या है ब्रसली बॉटनिकल गार्डन, जहां इन्होंने दोनों ने काम किया है। ये वन वर्ड क्वेश्चन है बच्चों, ये आपके वन वर्ड क्वेश्चन है जो मैं बोर्ड पे से लिख रही हूँ। सीधा पूछ लेंगे एंगुलर फ्रेंडली का बॉटनिकल गार्डन कौन सा था, कौन से बॉटनिकल गार्डन में उन्होंने काम किया है, उनकी बुक का नाम बताइए। ठीक है, एक चीज और जो हम इसमें लिखना चाहेंगे वो क्या है, एंगुलर फ्रेंटल है, एंगुलर एंड फ्रेंटल नेम्ड सीड प्लांट्स, बीजी पादप जो होते हैं सीड प्लांट्स, उनको क्या नाम दिया है, एम्ब्रियोफाइटा और साइफोनिगेम्स। एम्ब्रियोफाइटा और साइफोनिगेम्स। ठीक है भाई, चलिए अब इनका क्लासिफिकेशन हम एक बार ड्रॉ कर लेते हैं।
हो गया फिर चलो। तो एम्ब्रियोफाइटा को एंगुलर पेंडुलम ने दो ग्रुप्स में डिवाइड किया है, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, ठीक है। देन उसके बाद एंजियोस्पर्म को दोबारा क्लास में डिवाइड करिए मोनोकॉट और डाइकॉट। हालांकि ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर इनका माना गया था कि इन्होंने मोनोकॉट को डाइकॉट से पहले प्लेस किया था। मोनोकॉट डाइकॉट में ग्रुप आता है ऑर्किडेसी, तो इसके अकॉर्डिंगली ऑर्किडेसी क्या हो जाता है, एडवांस कैरेक्टर हो जाता है, ठीक है। बट स्टिल हम जानते हैं आज भी कि डाइकॉट इज अ प्रिमिटिव ग्रुप देन द मोनोकॉट, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जब हम इसकी डिमांड पढ़ेंगे तो एंगुलर पेंडुलम की डिमांड होगी कि उन्होंने मोनोकॉट को डाइकॉट से पहले प्लेस किया है, ठीक। देन उसके बाद डाइकॉट की सब क्लास है आर्किक्लेमाइडी और मेटाक्लेमाइडी और सिम्पिटैलिटी को बोला जाता है, ठीक है। तो एक एक करके एक एक की ग्रुप ऑर्डर्स आप लोग अपनी अपनी बुक्स में ही देखते जाइए, मैं बोर्ड पर तो लिख कर क्या करूंगी, क्या देखिएगा। मोनोकॉट सबसे पहले है मोनोकॉट में, तो हम जानते हैं मोनोकॉट और डाइकॉट। मोनोकॉट वो जिनके अंदर एक कॉर्डिलेटन होता है और डाइकॉट वो जिनमें दो कॉर्डिलेटन होता है। फर्स्ट पॉइंट ओनली वन कॉर्डिलेटन इन एम्ब्रियो। सेकंड पॉइंट फ्लावर्स जनरली ट्राइमेरस। मैं एक चीज ना बता दूं बच्चों, ये चीज क्लियर कर लिया अगर फ्लावर्स जनरली ट्राइमेरस ये एंगुलर पेंडुलम ले रहा है, ठीक है ना। ये एंगुलर पेंडुलम का था कि फ्लावर्स जनरली ट्राइमेरस है, क्यों? क्योंकि उन्होंने जितने भी प्लांट्स क्लासिफाई उन्होंने किए थे, जितने भी फैमिलीज उन्होंने क्लासिफाई की, फॉर एग्जांपल ये ठीक है, तो जितनी फैमिलीज उन्होंने क्लासिफाई की उसमें उन्हें ट्राइमेरस फ्लावर्स मिले, बट इट डजंट की ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है, यूनिवर्सल कैरेक्टर नहीं है कि मोनोकॉट हमेशा ट्राइमेरस ही होगी, ठीक है। तो फ्लावर्स जनरली ट्राइमेरस। थर्ड पैरेलल वेरिएशन इन लीव्स। आई गेस पैरेलल वेरिएशन आप जानते हैं होता क्या है, ठीक है। दो टाइप का वेरिएशन होता है, एक तो होता है रेटिकुलेट, ये वाला वेरिएशन जो होता है लीव्स में इस तरह से, दिस इज द पैरेलल वेरिएशन, ठीक है। और अगर यही आपको कैसे मिले, इस तरह का, यानी कि जाल जैसा अगर वेरिएशन मिलता है आपको लीव्स में, एक जाल जैसा वेरिएशन मिलता है, देन दैट इज कॉल्ड रेटिकुलेट वेरिएशन। और अगर वेरिएशन आपको कैसा मिलता है, पैरेलल मिलता है, यानी कि मिडरिब है, मिडरिब की पैरेलल अगर सारी बीट्स मौजूद होती है तो उसको कहते हैं पैरेलल वेरिएशन, ठीक है। नेक्स्ट है स्कैटर्ड क्लोज्ड कॉन्जॉइंट कोलैटरल वेस्कुलर बंडल इज प्रेजेंट। सबसे पहला स्कैटर्ड, स्कैटर्ड का मतलब क्या रहता है कि बिखरे हुए वेस्कुलर बंडल्स रहते हैं, ठीक है। इस तरह से वेस्कुलर बंडल्स कैसे होते हैं, इसमें बिखरे हुए होते हैं, ठीक है। ये मोनोकॉट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है बच्चों। जब हम इसकी एनाटॉमी वाली बुक जब आप पढ़ेंगे, एनाटॉमी वाली बुक में जैसे कल आपको बताया कि हमें एनामेलस फैमिलीज पढ़नी है, एनामेलस फैमिलीज को कि जो है तो मोनोकॉट या डाइकॉट, और कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक किसके हैं, अलग-अलग ग्रुप्स के हैं। तो उसमें हम कई ऐसे मोनोकॉट फैमिलीज हम पढ़ेंगे जिसमें वो मोनोकॉट है लेकिन उनकी वेस्कुलर बंडल में कैसे रिंग में मिलेगी, जो कि डाइकॉट का कैरेक्टर है, ठीक है ना। तो ये मोनोकॉट का कैरेक्टर होता है स्कैटर्ड। क्लोज्ड, क्लोज का मतलब वेस्कुलर रिंग जो हम बोलते हैं, कैम्बियम, कैम्बियम क्या होती है, एब्सेंट होती है, ठीक है। वेस्कुलर कैम्बियम क्या होगी, में एब्सेंट होगी, एंड दैट्स व्हाई मोनोकॉट डजंट शो द सेकेंडरी ग्रोथ, क्योंकि मोनोकॉट्स में वेस्कुलर कैम्बियम नहीं होती है, ठीक है। तो क्लोज का मतलब क्या हो गया, वेस्कुलर बंडल एब्सेंट। कॉन्जॉइंट एंड कोलैटरल वेस्कुलर बंडल, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्जॉइंट एंड कोलैटरल? तो कॉन्जॉइंट होता है व्हेन द वेस्कुलर बंडल्स आर प्रेजेंट लाइक दिस, इस तरह से, जैसे ऊपर तो हो गया अपना जाइलम, नीचे हो गया अपना फ्लोएम, ठीक है। तो उस तरह से अगर होते हैं। अच्छा, कोलैटरल और बाइकोलैटरल दो होते हैं, कोलैटरल और बाइकोलैटरल। अगर फ्लोएम एक तरफ प्रेजेंट है दैट इज अ कोलैटरल, और अगर जाइलम बीच में मौजूद है और फ्लोएम दोनों तरफ मौजूद है, ऊपर भी और नीचे भी, देन दैट इज कॉल्ड बाइकोलैटरल वेस्कुलर बंडल, ठीक है ना। चलिए, तो ये होते हैं कॉन्जॉइंट और कोलैटरल वेस्कुलर बंडल, ठीक है। कोलैटरल का मतलब होगा एक फ्लोएम एक जाइलम, और बाइकोलैटरल का मतलब हो जाता है दो फ्लोएम होते हैं और बीच में एक जाइलम होता है, ठीक है। तो ये हो गए मोनोकॉट्स के वेस्कुलर बंडल्स की। अब उसके बाद में फिर इसमें ऑर्डर्स दिए हुए हैं आपको, ये सारे ऑर्डर्स आप याद करेंगे। पेंडनेल्स, हेलोबी, ट्राइयूरेटस, ग्लूबिफ्लोरी, प्रिंसिपिस, सिनेंथी, स्पेंथिफ्लोरी, फेरिनोसी, लीलीफ्लोरी, स्किटेपेनी एंड माइक्रोस्पोरा,
ठीक है। 11 इसके ऑर्डर्स हैं, फैमिलीज मत याद करना, केवल ऑर्डर्स याद करना, ठीक है। इनके ऑर्डर्स आपको याद करने पड़ेंगे, इतना तो याद करना पड़ेगा। देखो फैमिलीज में इट्स अप टू यू कि आपको याद होती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होती तो और भी अच्छी बात है, ठीक है। बट ऑर्डर्स आपको याद करने पड़ेंगे, ऑर्डर तक तो आपको लिख के आना पड़ेगा, ठीक है। ये तो बात हो गई किसकी, मोनोकॉट की। मोनोकॉट के बाद फिर अगला है आपका डाइकॉट। डाइकॉट के दो ग्रुप हैं, आर्किक एंड मेटाक्लेमाइडी। तो सबसे पहले बात करेंगे हम आर्किक एमाइडी की। आर्किक एमाइडी पहला पॉइंट है पेरियन एब्सेंट और इन वन होल। पेरियन, व्हाट इज मीन बाय पेरियन, जब पेटल और सेपल फ्यूज हो जाते हैं, when the petal and sepal get fused, तो वो जो पूरा ग्रुप है उसको पेरियन बोला जाता है। और उसकी जो एक यूनिट है वो टैपल बोलते हैं, ठीक है ना। उसकी एक यूनिट को टैपल बोलते हैं, जबकि पूरे को पेरियन बोलते हैं, ठीक है। when walls are two they are free। देखो या तो पेरियन एब्सेंट होंगे, या तो पेरियन एब्सेंट होंगे या एक होंगे, लेकिन अगर दो है तो फ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन अगर दो है तो फ्यूज नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हम लीलियसी फैमिली पढ़ते हैं, लीलियसी फैमिली में जो पेरियन आते हैं आपके वो कैसे आता है, 3 आता है, 3 + 3 इस तरह से, ठीक है। तो व्हाट इज माय मीनिंग बाय 3 + 3 कि 3 के दो वर्ड्स हैं और दोनों आपस में क्या है, फ्यूज है। द ब्रैकेट इज प्रेजेंट एंड ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, फ्यूज कंडीशन, ठीक है। तो आर्किक एमाइडी में हम कह रहे हैं कि अगर दो है वैसे तो एक होंगे या एब्सेंट होंगे, लेकिन अगर दो भी प्रेजेंट है तो वो कैसे होंगे, अनफ्यूज्ड होंगे, यानी कि सेपरेटेड होंगे। फिर इसके ऑर्डर्स हैं वर्टिसिलेटी, पिपेरेल्स, सेलिकेट्स, डेराइडेल्स, मारिकेल्स, बेलोनोस्टेरॉइडेल्स, लेटनेरियल्स, जगलेटनेल्स, बेटिडेल्स, जलेडेल्स, फेगियल्स, यूट्रिकेल्स, प्रोटियल्स, सेंटेलेल्स, एरिस्टोलोकियल्स, पॉलीगोनल्स, सेंट्रोस्पर्मी, रेनेल्स, रोडियल्स, सारासिनेल्स, रोजेल्स, पेंटेनेल्स, जेराइनेल्स, सेपेंडेल्स, रैमनेल्स, मार्वेल्स, पेराइडेल्स, पंचनेल्स, मार्शिफ्लोरी, अम्लिफ्लोरी। कैसे याद करते हैं, मम्मी का नाम रखो, पापा का नाम रखो, भाई का नाम रखो, किसी का रख दो तो याद करो, ठीक है ना। हमने भी बस जब ही याद किए थे, आज हमसे कोई मुश्किल तो हमें भी याद नहीं। देन इसके बाद है मेटाक्लेमाइडी। इसके बाद मेटाक्लेमाइडी, कैलिक्स और कोरोला डिस्टिंक्ट। आर्किक एमाइडी में क्या थे, कैलिक्स और कोरोला डिस्टिंक्ट नहीं है, दोनों फ्यूज हो गए थे और क्या बना रहे थे, पेरियन बना रहे थे। चाहो तो ये जो आपने लिखा है ना, यहीं पर आप इस कैरेक्टर को लिख सकते हो। आर्किक एमाइडी में लिख सकते हो पेरियन प्रेजेंट, यहाँ लिख सकते हो कैलिक्स और कोरोला डिस्टिंक्ट, कैलिक्स एंड कोरोला डिस्टिंक्ट, जिससे आपको पता चल जाएगा कि इन दोनों को किस बेसिस पे अलग किया गया है। आर्किक एमाइडी पेरियन प्रेजेंट और मेटाक्लेमाइडी और सिम्पेटेली कैलिक्स और कोरोला डिस्टिंक्ट, ठीक है। बोथ वॉल्स गैमोपेटैलिस, दोनों ही आपस में क्या होते हैं, दोनों ही वॉल्स क्या है, गैमोपेटैलिस। अब दोनों वॉल्स गैमोपेटैलिस का मतलब ये नहीं कि दोनों फ्यूज्ड है, दोनों है, लेकिन कहते हैं जैसे हम पूरा फॉर्मूला अगर मैं लिखती हूं तो कैलिक्स और कोरोला, ठीक है। तो अगर कैलिक्स मान लो, हम जैसे ट्राई 5 मान के चल रहे हैं, मान लो 5 है, ठीक है, तो ये इस तरह से, इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों फ्यूज है, दोनों के अलग-अलग वॉल्स क्या है, दोनों की वॉल्स आपस में फ्यूज है। अगर 5 कैलिक्स मतलब 5 सेपल्स प्रेजेंट है, कैलिक्स प्रेजेंट है तो फ्यूज होंगे, ठीक है। तो बोथ वॉल्स गैमोपेटैलिस। फिर इसके ऑर्डर्स हैं एरिकेल्स, प्राइमुलेंस, प्लम, बेगिनियल्स, एबेनेल्स, कॉन्टोर्टी, ट्यूबिफ्लोरी, प्लैंटेजिनेल्स, रूबियल्स, कुकुरबिटेल्स और कैम्पेनुलेंस। ये इसके ऑर्डर्स हैं, ठीक है। अब सीधा आ जाओ मैरिज एंड डीमैरिज ऑफ एनुलर एंड प्रिंटल क्लासिफिकेशन। चलो बुक से कर लें इसको भी, कर लें बुक से ही, माफ करवा देते हैं आप लोगों को, आई गेस जल्दी हो जाएगा फिर। चलिए मैरिज एंड डीमैरिज का सबसे पहला पॉइंट जो एनुलर प्रिंटल का किया गया था और उनका नहीं किया गया था, क्या था
कि इनका जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था वो फाइलोजेनेटिक था, जबकि वेलकम वर्कर का क्या था, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था। तो इनका सबसे बड़ा पॉइंट था जो एक्सेप्ट किया गया था। ठीक है, थर्ड पॉइंट, इस सिस्टम में ऑर्किडेसी और कंपोजिटी, ऑर्किडेसी और कंपोजिटी को एडवांस फैमिली माना गया है। ठीक है, ऑर्किडेसी जो वेलकम वर्कर का क्या था, डीमेरिट था। तो हम ऐसे ही पॉइंट्स को पढ़ेंगे कि जो वेलकम वर्कर के डीमेरिट रहेगा और इसकी मैरिज रहेगी, ताकि आपको याद करने में और वेलकम करने में थोड़ा सा इजी रहेगा। ठीक है ना, तो ऑर्किडेसी और कंपोजिटी को क्या माना गया था, एडवांस फैमिली माना गया था। फोर्थ पॉइंट कि जिन फैमिलीज को वेलकम वर्कर ने दूर रख दिया था, जिन फैमिलीज को वेलकम वर्कर की क्लासिफिकेशन में दूर रख दिया था, उन फैमिलीज को एंगुलर फ्रेंडली की क्लासिफिकेशन में पास रखा गया था। फॉर एग्जांपल लाइक लीनिएसी और एमाइलोइडेसी। ठीक है, ये क्या है, क्लोजली रिलेटेड फैमिली है, बट वेलकम वर्कर प्लेस इन वेरी फार, बट एंगुलर एंड फ्रेंडल प्लेस इन क्लोजली इन अ सेम ग्रुप। ठीक है, एक काम करो, 6th और 7th और लगा लो। हालांकि ये कोई मतलब क्लासिफिकेशन के पॉइंट नहीं है कि हमने क्लासिफिकेशन में से निकाले हैं, पर ये पॉइंट वैसे आप याद कर सकते हैं। जब हमें 4 से 5 पॉइंट एक मैरिट और डीमेरिट का लिखना होता है तो आप ये 2 पॉइंट्स और ऐड कर सकते हैं कि पहला कि इसमें फैमिली और ऑर्डर का डिटेल वर्जन दिया गया है, और वो आप खुद भी देख सकते हैं कि इन कंपैरिजन टू वेलकम वर्कर इसमें ज्यादा फैमिलीज हैं। ठीक है ना, तो एक डिटेल वर्जन इसमें दिया गया है। और 7th कि जो, क्योंकि भाई देखो सीधी बात है, इनका जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो क्या है, फाइलोजेनेटिक है, तो ऑब्वियस बात है इन्होंने मॉर्फोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी इस सब को ध्यान में रखते हुए इस क्लासिफिकेशन को किया है, जबकि वेलकम वर्कर का तो नेचुरल था। ठीक है, तो 7th पॉइंट क्या कह रहा है, इन्होंने मॉर्फोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी सबको ध्यान में रखते हुए क्लासिफिकेशन दिया। ठीक, तो ये तो बात हो गई इनकी मैरिज की। अब इसके बाद डीमैरिज। तो डीमैरिज पहली बात तो वही होगी जो मैंने आपको बताया था कि इन्होंने मोनोकॉट्स को डाइकॉट से पहले प्लेस किया था, जो कि गलत है। फोर्थ पॉइंट अच्छा पॉइंट है कि एंगुलर फ्रेंडल ने लीनिएसी से पहले रखी है एक फैमिली एरकेसी। ठीक है, लीनिएसी से पहले एक फैमिली इन्होंने प्लेस की है एरकेसी, जबकि ऐसा माना गया है कि एरकेसी किससे निकली है, लीनिएसी से ही निकली है। ठीक है, एरेसी लीनिएसी से पहले इन्होंने प्लेस की है, जबकि ऐसा माना गया है कि एरेसी किससे निकली है, लीनिएसी से ही निकली है। ठीक है, और एक थर्ड पॉइंट लगा देना, बस 3 पॉइंट्स बहुत है इसमें। थर्ड पॉइंट, हेलोवी प्रिमिटिव ऑर्डर इज प्लेस्ड बिटवीन ग्लूबिफ्लोरी एंड पेंडेनेज टू एडवांस्ड ऑर्डर। हेलोवी एक प्रिमिटिव ऑर्डर है और इसको 2 एडवांस्ड ऑर्डर के बीच में रख दिया गया है। ठीक है, ग्लूबिफ्लोरी और आपकी पेंडेनेज, इन दोनों के बीच में इसको रख दिया गया, जबकि हेलोवी देखा जाए तो क्या है, एक प्रिमिटिव ऑर्डर। Fifth point, Anglo-British phylogenetic system does not recognize the significance of reduction. Significance of reduction क्या होगा बता दो? वही तो मैं कह रही हूँ ना, इसीलिए मैंने मार्क कर दिया। Significance of reduction मैं बता दूँ क्या? पॉइंट क्या है वो मैं समझा देती हूँ, पर क्यों सही नहीं है कोई बात बाद में है। Significance of reduction ये था, जैसे फॉर एग्जाम्पल कैसे बताऊँ, कोई एडवांस्ड कैरेक्टर है, ठीक है, उस एडवांस्ड कैरेक्टर के रिड्यूस्ड होने की वजह से कोई एक स्पीशीज का फॉर्मेशन होना। ठीक है, तुम्हारी पुराना चलते हैं, फर्स्ट ईयर में चलते हैं। फर्स्ट ईयर में तुम लोगों ने एल्गी पढ़ी है, तुमने ब्रायोफाइट्स में पढ़ी है। ठीक है, हमने एल्गी और ब्रायोफाइट फर्स्ट ईयर में पढ़ी है। तो जब मैंने ब्रायोफाइट पढ़ाया था आपको, तो ब्रायोफाइट में हमने 2 हाइपोथेसिस पढ़ी थी, एल्गल हाइपोथेसिस और टेरेडोफाइट हाइपोथेसिस, इफ यू गाइस आर रिमेंबर। ठीक है, तो एल्गल हाइपोथेसिस क्या कहती थी, एल्गल हाइपोथेसिस में उन साइंटिस्ट को प्लेस किया गया था जो ये मानते थे कि ब्रायोफाइट एल्गे का क्या है, एडवांस कैरेक्टर में, एल्गे में कुछ एडवांस कैरेक्टर में जिसकी वजह से ब्रायोफाइट बने। टेरेडोफाइट हाइपोथेसिस क्या कहती थी कि टेरेडोफाइट में कुछ रिडक्शन हुआ है जिसकी वजह से ब्रायोफाइट बनी है। ठीक है, सो इट इज नॉट पॉसिबल, वहां पर भी यही बात होगी थी कि ऐसा हम मान के नहीं चल सकते कि कोई चीज रिड्यूस हुई है इसकी वजह से कोई चीज बनी।
ठीक है ना। तो सिग्निफिकेंस ऑफ रिडक्शन वो चीज था, तो वो चीज आज भी डिस्प्यूटेड ही है कि ये चीज है या नहीं है, कि किसी चीज के रिड्यूस होने से कोई चीज बन जाए, ठीक है। तो इस वजह से मैंने ये पॉइंट मार्क किया। सिग्निफिकेंस ऑफ रिडक्शन उसी को कहते हैं जब किसी चीज के अच्छे मतलब कोई चीज अच्छी है और उसमें से कुछ रिड्यूस हो जाए कैरेक्टर, और तब कोई चीज बन जाए, ठीक है। इसलिए देन इसके बाद आता है आपका टर्मिनोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। इससे पहले है आपका ये थर्ड ईयर के अजय की लिखे क्या है, उससे लिखी अजय से ली है। इसकी बुक में जो इसकी वो वाली बुक लियो, अगर ये मुझे दे दे तो एनाटॉमी वाली बुक अगर इसकी मिल जाए ना तो बड़ी सही है। मेरा एक मैं वही कह रही, मैंने याद मेरे हाथ से लिखी हुई है इसकी। ये सी ना आदत थी, जब भी हम पढ़ते थे तो मैं हमेशा मैं अपनी जो मेरे पास इंग्लिश मीडियम नहीं होती है तो मैं हमेशा इसी की बुक से पढ़ा देती थी। कभी मुझे किसी की बुक से मुझे ले लेंगे, मेरी बुक से आप पढ़ा। इसकी बुक सारी पढ़ी हुई है, और एनाटॉमी वाली बुक है तो ऑब्वियसली पूरी एनाटॉमी की बुक ना पूरी करनी पड़ेगी। मैंने उसमें हर एक चीज लिखी है। एनाटॉमी की बुक इसकी बड़ी सही है, मतलब ये मान लो तुम्हें नोट्स बनाने की जरूरत नहीं अगर तुम्हें इसकी एनाटॉमी की बुक मिल जाए। अजय की एनाटॉमी की बुक पूरी मैंने उसमें एक एक चीज, क्योंकि ऐसी मैंने पढ़ाया है लास्ट में, मतलब 15 से 20 दिन के अंदर मैंने इनकी पूरी बुक खत्म करा दी थी। मैंने सारी बुक खुद से रख दी थी, पर ये देगा मुश्किल, देता नहीं उस बुक को, उसको भी नहीं दी गगन को, कहता बड़ी मुश्किल से तो मुझे मिली, मैडम मैं रखूंगा इसको। इसकी वजह से ये बुक भी सही है, पूरा मेरा ही लिखा हुआ है इसमें, एक एक चीज मेरी लिखी हुई है, कभी नहीं देता किसी को, हर एक चीज इसका एक एक चीज मार्क है इसकी बुक में। सही है, इसकी बुक सही है। वैसे चाहो तो तुम लोग इसमें से भी काफी चीजें दे सकते हो। यहाँ मैंने देखो मार्क किया, कोलैटरल और बायकोलैटरल, व्हाट इज अ कोरेलाइन, कोरोना किसे कहते हैं, बेल शेप, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, सब अच्छा है, काफी हेल्प मिलेगी इससे। हाँ वही मैं देख रही थी फर्स्ट चैप्टर। एक्चुअली मुझे एक दिन के लिए किसी बुक लेके जानी थी, मेरे पास तो है। सिलेबस का मार्क कर दिया ये ऐसे जो, हाँ ये तो मुझे पता है। ये वाली यूनिट फर्स्ट तो मेरे ख्याल से पूरी है, एक बस कांसेप्ट ऑफ जीनस एंड स्पीशीज स्टार्ट नहीं है ना। बाकी बॉटनिकल नोमेनक्लेचर और इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, ये दो एक इंपॉर्टेंट मुझे लग रहे हैं तो हम पढ़ सकते हैं। चैप्टर है ना इसका, सेकंड चैप्टर में फाइनल। तो मुझे आज हमारी बुक लगेगी यार, हमारी बुक में लेके ठीक है। ये वाली मुझे एक बार देखना पड़ेगा भाई। देखो सीधी बात है, मुझे बताने में कोई शर्म नहीं होती, चीजें हमारे भी दिमाग से निकलती हैं, तो कुछ चीजें हैं जो मुझे भी पढ़नी पड़ेगी। चलो शुरू करें आज को। टर्मिनोलॉजी टाइम टर्मिनोलॉजी पढ़ लेते हैं, ठीक है। टर्मिनोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए बुक से ही पढ़ेंगे, बुक अपनी पेंसिल और लेके बैठिए। चलिए तो अगर फ्लावर की बात करें, फ्लावर हम जानते हैं कि फ्लावर क्या है, एक मॉडिफाइड शूट है। फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट। जैसे मान लें कि व्हिच इज अ पार्ट ऑफ द फ्लावर, फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट, ठीक। इसमें क्या क्या होते हैं आपको पता है, कैलिक्स और कोरोला। कैलिक्स और कोरोला इनके सेपल्स और पेटल्स की बात करें तो वो क्या है इनकी, मैं ये कहती हूँ कि इनके एक एसेंशियल पार्ट्स है, या मैं ये कहती हूँ अट्रैक्टिव पार्ट्स है, व्हिच आर प्रेजेंट फॉर द अट्रैक्शन, ठीक है। जबकि जो एसेंशियल पार्ट है इनके एंडोस्पर्म और गाइनोस्पर्म, कार्पेल और स्टेमस होते हैं
पार्ट्स ऑफ फ्लावर में कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। कैलिक्स कहते हैं सेपल्स को, जो कि सबसे बाहर का होता है। कोरोला कैलिक्स के अंदर, जिसे हम पेटल्स कहते हैं, एंड इट इज अ ब्राइटली कलर्ड पार्ट। इट इज अ ब्राइटली कलर्ड पार्ट। किसी भी प्लांट में, अगर किसी भी फ्लावर में कोई भी जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर हम देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक कलर जो हम देखते हैं, वो किसी वजह से होता है, उसके कैलिक्स की वजह से होता है, सॉरी कोरोला की वजह से। देन इसके बाद एंड्रोशियम स्टेमन्स को कहते हैं, गाइनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद है कंडीशन शेप ऑफ थैलस। कल जो हम पढ़ रहे थे हाइपोकाइनस, पेरिकाइनस और एपिकाइनस। ठीक है, हाइपोकाइनस में देखो, इसमें से आप बच्चे ना जनरली जो कल में भी कंफ्यूज हुई थी और आप भी कंफ्यूज हुए थे, हाइपो और गाइनस, हम ये दो वर्ड मिक्स कर लेते हैं। हाइपो का मतलब समझते कम नीचे, और गाइनस का मतलब गाइनोशियम। तो हम ये समझ लेते हैं कि गाइनोशियम नीचे है, दैट मींस इंफीरियर ओवरी होगी। नहीं, हाइपो जो है इधर वर्ड, हाइपो जो वर्ड लिया गया है वो है फ्लोरल पार्ट्स के लिए, कि ओवरी से जो फ्लोरल पार्ट्स हैं वो कैसे हैं। इफ दे आर प्रेजेंट फ्रॉम द डाउन, अगर वो नीचे से प्रेजेंट है, देन द ओवरी कैसी रहेगी आपकी, सुपीरियर रहेगी। ठीक है, तो इन द हाइपोकाइनस कंडीशन ओवरी क्या है, सुपीरियर है। आपको इसकी डेफिनेशन अंदर का कुछ याद करना है, कोई मतलब नहीं, आपको केवल और केवल ये वर्ड समझने हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये वर्ड आपको जब आप केवल फॉर्मूला लिखते हैं तब बहुत काम में आते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ओवरी हाइपोकाइनस है, दैट मींस अगर कंडीशन हाइपोकाइनस है, ओवरी क्या है, सुपीरियर। तो हम कैसे काम करते हैं, इस तरह से। ठीक है, अगर ओवरी क्या है, इंफीरियर, तो हम काम करते हैं ऐसे। और अगर ओवरी क्या है, हाफ इंफीरियर और हाफ सुपीरियर, तो काम करते हैं ऐसे। ठीक है, तो इस वजह से इनका पढ़ना भी जरूरी होता है। हाइपोकाइनस, सुपीरियर ओवरी, पेरिकाइनस, हाफ इंफीरियर और हाफ सुपीरियर ओवरी, और एपिकाइनस, इंफीरियर ओवरी। ठीक है, इसके बाद है कैलिक्स और इसके वेरिएशन। कैलिक्स और इसके वेरिएशन में चलिए, कैलिक्स और इसके वेरिएशंस, पॉलीसेपलस और गेमोसेपलस आप सब जानते हैं। क्या पॉलीसेपलस जब सेपल फ्यूज हो, और गेमोसेपलस जब सेपो सॉरी पॉलीसेपलस जब सेपल अलग-अलग है, गेमोसेपलस जब सेपल क्या है, फ्यूज है। पेटलॉइड, पेटलॉइड क्या होता है, इसमें बच्चे जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो पेटलॉइड, पेटलॉइड का मतलब क्या है, पेटल जैसा। नॉर्मली सेपल क्या होते हैं, नॉर्मली सेपल ग्रीन कलर होते हैं, थोड़े से काले होते हैं, इनमें कलर नहीं होता। पहले मैंने आपको बात बताई कि जो फ्लावर में कैरेक्टरिस्टिक कलर जो हम देखते हैं वो किसी वजह से देखते हैं, बिकॉज ऑफ द पेटल्स। ठीक है, तो पेटलॉइड, पेटलॉइड का मतलब क्या है, पेटल जैसा, यानी कि जब सेपल कैसे हो जाए, पेटल जैसे हो जाए, यानी कि कलरफुल हो जाए। ठीक है, तो हम पेटलॉइड कहते हैं व्हेन सेपल्स आर कलर्ड। सेपल्स क्या है, कलर्ड। ठीक है, पेटलॉइड मतलब सेपल पेटल जैसा, तो पेटलॉइड व्हेन petals are पेपल आर कलर्ड। पेपस, पेपस क्या है, देखिए पेपस इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर, बिकॉज हम जब फ्लोरल फॉर्मूला पढ़ेंगे तब हम इसको बताते हैं, जब हम इसको लिखते हैं, तो ये जनरली मिलता है आपकी ग्रामिनी फैमिली में मिलता है। ये जो कैरेक्टर है ये जनरली हमें ग्रामिनी फैमिली में मिलता है। दरअसल होता क्या है, जो सेपल है वो प्रॉपर एक स्ट्रक्चर ना रहकर इस तरह का मॉडिफाइड स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, जो व्हाइट कलर के होते हैं और टिल द सीड्स ही प्रेजेंट भी रहते हैं। ठीक है, टिल द सीड फॉर्मेशन भी प्रेजेंट रहते हैं, और कई बार ये सीड डिस्पर्सल में भी हेल्प करते हैं। ठीक है ना, तो पेपल्स क्या होता है, सीड्स सेपल्स आर मॉडिफाइड परसिस्टेंट। देखो परसिस्टेंट क्या है, परसिस्टेंट का मतलब जो एंड तक रहता है। ठीक है, परसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, एंड तक रहता है। तो सेपल्स आर मॉडिफाइड इनटू परसिस्टेंट व्हाइट सिल्की हेयरी स्ट्रक्चर। ठीक है, और ये जनरली ग्रामिनी फैमिली में मिलता है ये कैरेक्टर। स्पाइनी कैसे होगा, ये आप सब ये सिर्फ याद ही रखना, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता दूंगी। जैसे पेटलॉइड इंपॉर्टेंट है, पेपस इंपॉर्टेंट है, बाकी ये सब आप पढ़ते जाइए, बस समझते जाइए, याद नहीं रखने आपको। स्पाइनी, जब स्पाइन आ जाते हैं मतलब कि सेपल स्पाइन जैसे हो जाते हैं। पर जो पोस्टीरियर सेपल होता है, ये आपको
जैसे पोस्टीरियर सेपल से मतलब क्या होता है कि सेपल है चार तरीके से अरेंज है, एक ये सेपल, एक इस तरह से, ठीक है। तो जो पोस्टीरियर सबसे नीचे वाला सेपल होता है वो कैसा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, बीच शिफ्ट हो जाता है, ठीक है ना। जैसे चोंच होती है बीच शिफ्ट हो जाता है, तब हम उसे बोलते हैं स्पर। कैंपेनुलेट वेरी इंपॉर्टेंट, माफ करना। कैलिक्स कैसा हो जाता है, बेल शेप हो जाता है, इस तरह से। कैलिक्स की जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से होती है, ऐसा, ठीक है ना। इस तरह से बेल शेप दिखाई देती है, लूटी का जैसा, ठीक है। तो कैसा दिखता है, लूटी का जैसा दिखता है। तो कैंपेनुलेट। इसके बाद क्यूपुलेट, कैलिक्स का शेप। यूसियोलेट, कैलिक्स अर्थ शेप। इंफंटिब्यूलिफॉर्म, कैलिक्स funnel shape, hooded. One or more sepal of the calyx may form hood-like structure. कोई next, bilabiate, very important. Bilabiate, ossimum, तुलसी में मिलता है ये, ठीक है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देती हूँ। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब हम ऑसिमम लेबिएटी फैमिली, ऑसिमम कौन सी फैमिली का है, लेबिएटी या लैमिएसी फैमिली किसको बोला जाता है, दो नाम है इसके, लेबिएटी और लैमिएसी फैमिली। ये बाइलेबिएट कैरेक्टर केवल सेपल में नहीं है, ये बाइलेबिएट कैरेक्टर हमें पेटल्स में भी मिलता है, ऑसिमम में। जब हम इसको पढ़ेंगे ना तो इस तरह से लिखी जाती है, इसका जो फॉर्मूला है वो इस तरह से होगा। What do you mean by the 1/4 और 4/1? यानी कि मान लो अगर 5 है तो एक अलग रहता है, 4 अलग फ्यूज हो जाते हैं, यानी कि लिप जैसा। लेबिएट का मतलब क्या है, 2 लिप्स जैसा, हमारे 2 लिप्स होते हैं, एक ऊपर एक नीचे, तो ऐसे ही इस तरह से रहता है, एक ये हो गया एक नीचे, इस तरह से। मान लो ये 4 में 4 आपस में फ्यूज है तो इस तरह से लिप जैसा ये रहता है, ठीक है। तो बाइलेबिएट मतलब लिप लाइक स्ट्रक्चर। तो जब हम इसको पढ़ते हैं, इसका फ्लोरल फॉर्मूला लिखते हैं, ये लेबिएटी या लेबिएसी फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर की होता है, ठीक है। ऑसिमम यानी कि तुलसी की जो फैमिली है लेबिएटी या लेबिएसी, उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी है। और इसका जब फ्लोरल फॉर्मूला लिखा जाता है तो इसी तरह से लिखा जाता है, कैलिक्स 1/4 और कोरोला 4/1, क्लियर, ठीक है। देन इसके बाद ट्यूबुलर कैलिक्स, ट्यूब शेप हो जाए, परसिस्टेंट, अगर कैलिक्स बहुत लंबे टाइम तक रहते हैं तो, ठीक है। सेपल आर प्रेजेंट इन द फ्रूट मैच्योर, दे कुड बी फ्लैशी, ठीक है, जैसे सोलेनम, मेलुंजेनम और स्केल, स्केली भी हो सकते हैं, ठीक है। कैडियोकस, कोई एग्जांपल सेपल परसिस्टेंट का जो आप बता सकते हैं। अमरूद देखा है सबने, सबके घर में अमरूद आता है, आपने देखा होगा अमरूद के ऊपर एक पत्ती लगी हुई आती है, दैट इज द सेपल। अमरूद को मारो गोली। अनार देखा है सबने, अनार के ऊपर क्राउन आता है, क्राउन आता है, वो सेपल है, ठीक है ना। ब्रिंजल, बैगन सबने देखा है, बैगन की जो टोपी होती है, ठीक है, तो ये सब परसिस्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। चलिए, तो कैडिकस सेपल फॉल ऑफ एज द फ्लावर शूट। कैडिकस का मतलब क्या होता है, कैडिकस का मतलब होता है जल्दी झड़ जाना। सिर्फ कैडिकस का मतलब याद रखो आप, और कोई मतलब याद रखो किसमें होता है किसमें नहीं, बस कैडिकस का मतलब याद रखो, जल्दी झड़ जाना। परसिस्टेंट लंबे टाइम तक रहना, और कैडिकस जल्दी झड़ जाना, ठीक है। और डेसिडियस इन दिस सेपल आर प्रेजेंट इन द फ्रूट मैच्योर, नॉर्मल, इसको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, फ्रूट मैच्योर होगा तब तक रहेंगे, फिर उसके बाद गिर जाते हैं। सिर्फ परसिस्टेंट और कैडिकस तो याद रखना। तो इसमें जो आपको मेन याद रखनी है, पेटलॉइड, पेपल्स, कैंपेनुलेट, बाइलेबिएट, ठीक है, देन परसिस्टेंट और कैडिकस, ये आपको याद रखना इनके मतलब, ठीक है। फिर इसके बाद है कोरोना, कोरोला, यार कोरोना पढ़ के तो कोरोना ही भूल गया दिमाग में, कोरोना सुन के कोरोला, तो ये हम कल करेंगे, ठीक है। आई होप एंड आई विश कि हम कल इसको टर्मिनोलॉजी को खत्म कर दें, फिर जल्दी जल्दी हम लोग शुरू कर पाएंगे आपकी फैमिलीज। ये बुक में आज भी जा रही है, ठीक है, कल मैं आपको